हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल एमके फिजिक्स में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था कि अपवाह वेग क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, और आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक नई एनर्जी के साथ। तो ओम्स लॉ क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट इस ओम्स लॉ को आसान तरीके से नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्या आपको हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है उसको आज अपने क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है कि किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, किसी सुचालक पदार्थ में कोई तो वोल्टेज अप्लाई किया है, वो जो विद्युत धारा होती है उसके कैसे समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो मान लेते हैं कोई वायर है, इस वायर का अपन ने किसी वोल्टेज से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस विद्युत धारा जैसा प्लस से माइनस की ओर होती है, आप इसको जानते हो। इस वायर में अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया तो इस वायर में क्या होने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। कौन होने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब अपन ने विद्युत क्षेत्र, वोल्टेज बोले तो विद्युत क्षेत्र, अपन ने ई जब अप्लाई नहीं किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, अनियमित गति कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर रैंडमली मोशन कर रहे होंगे। यस या नो, यस सर। जैसे ही मैंने इस वोल्टेज को अप्लाई किया तो क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दिशा में क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। नियत दिशा में क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज का मान बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं वोल्टेज या विभवांतर का मान बढ़ाऊंगा, क्या धारा का मान बढ़ने वाला है। सोच के बताओ। मैंने मान लेते हैं अपन ने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट कैसा होने वाला, कम होने वाला है। थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा करंट और बढ़ा। मैं 220, घरों में जो वोल्टेज आता है 220 आता है, वो लगाया तो कितने एम्पियर, 5 एम्पियर। इसी प्रकार से मैंने 11,000 की बैटरी लगा दी तो क्या उसका करंट ज्यादा होने वाला है। हाँ, करंट तो ज्यादा होने वाला है। इसका मतलब ये तो है कि V समानुपाती क्या होने वाला है, I होने वाला है। जैसे जैसे मैंने वोल्टेज को बढ़ाया करंट का मान बढ़ता गया। यस सर, यस सर। अब जैसे समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को कहते हैं क्या, प्रतिरोध। नियतांक क्या आया, R आया। क्या आया, R। और इस R को क्या बोला जाता है, बोलो, प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। क्लियर बात है यहाँ तक। तो बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि V बराबर I इंटू R लिख सकता हूँ। सही बात है सर, यहाँ तक तो सही बात है। अब R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मोस्टली इसको गलत पढ़ाया जाता है कि जो ओम्स लॉ होता है वो कब डिपेंड करता है, जब नियत तापमान हो। क्या हो, नियत तापमान हो। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन समझो आप। क्या आपने देखा हो किसी पार्टिकल को आप टेम्परेचर दोगे, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं फिलहाल तो मैं, नॉर्मल टेम्परेचर में क्या वोल्टेज, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या मोशन नहीं कर पाते, फिक्स मोशन करेंगे। अरे यार, कोई टीचर नहीं था तो क्या था, फिक्स मोशन। जैसे मैं इसको टेम्परेचर दिया तो हीट होगी, हीट होगी तो वो वाइब्रेशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। वो ज्यादा होने वाला है, कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। और जैसे वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो उनमें जो टाइम पीरियड लगेगा, जिसको विश्रांति काल बोला था अपन ने, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। अरे आप तो पास देखा होगा कि किसी भी चीज को, पार्टिकल को आप हीट करते हो तो वो वाइब्रेट ज्यादा होते नहीं होते, और वाइब्रेट ज्यादा होते तो वो पार्टिकल तेजी से गति करने लगते हैं, उनका वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, टाइम क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से ओम्स लॉ तभी अप्लाई हो सकता है जब टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते और वो गलत माना जाता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर लेना। तो R क्या है ना, प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है बच्चों, ओम होता है। और ओम को सिंबल इस प्रकार से होता है, ओम का सिंबल इस प्रकार से होता है। तो बात बताओ, ओम फ्लो क्या होता है कि किसी भी तार में, किसी भी सुचालक तार में अगर वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो वो वोल्टेज विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और समानुपाती कब होगा, जब तापमान कैसा हो, नियत हो। और इसी को क्या कहते हैं अपन, ओम्स लॉ कहते हैं। तो V समानुपाती I, तो V बराबर क्या है, R I, तो I, तो V बराबर I आ जाएगा। तो R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से। और प्रतिरोध की जो विमा है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि विमा कितनी होती है आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना। क्लियर बात है यहाँ तक। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक कंफ्यूजन और होता है, सर क्या जो प्रतिरोध है,
कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। जो प्रतिरोध है क्या वो V और I पर डिपेंड करेगा? नहीं सर, माइंड में सबके ये रहता है, हमेशा माइंड में आपके ये रहेगा जो प्रतिरोध है वो वोल्टेज और विद्युत धारा के क्या होने वाला, समानुपाती होने वाला है। कैसे? देखो मैं ये फॉर्मूला ही तो आया था, यहां से R निकालो तो R बराबर क्या आया बताओ, V बटे I आया। तो अगर मैं V का मान बढ़ाऊं तो R का मान बढ़ने वाला है, I का मान बढ़ाऊं तो I का मान बढ़ाऊं तो R का मान घटने वाला है। तो बच्चों के माइंड में क्या आता है, फॉर्मूला देखकर यही आता है कि V का मान इंक्रीज करोगे तो R का मान इंक्रीज होने वाला है, I का मान इंक्रीज करोगे तो R का मान कम होने वाला है। परंतु ऐसा होता नहीं है, इसका रीजन क्या है? रीजन सोचो कि जब मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो I बढ़ा, यस सर वोल्टेज बढ़ा है, I बढ़ा, ओम फ्लो कह रहा है। तो बताओ अगर मैं यहाँ 2 वोल्ट करूंगा तो यहाँ 2I होने वाला है। कैसे? सुनो, R बराबर, अपन घर वाले एग्जांपल ले लेते हैं, 220 वोल्टेज आता है घरों में और कितने एम्पीयर आती है, 5 एम्पीयर आती है। तो रेशियो कितना आ रहा है बताना इसका, 500 का 20, 2 500 का 20, 44 ओम, कितना आ रहा है 44। समझना, सील करना इसको। अगर मैं इसको डबल कर दूं, कितना कर दूं डबल, 440, इसको ये भी कितना होगा फिर। अगर मैंने वोल्टेज को डबल किया तो आई भी कितने होने वाली है, डबल होने वाली है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बताओ कितना आया, 44। अगर मैं R को और बढ़ाऊं, ट्रिपल कर दूं, कितना कर दूं, 6 6 से 0, तो ये भी ट्रिपल होगा, 15 50 बार बोलो 44। इसका मतलब यही तो है कि जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज और करंट पर, विद्युत धारा पर डिपेंड नहीं करता। कंफ्यूजन खत्म कर देना, माइंड में ये नहीं आना चाहिए फॉर्मूला होता है कि V बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे तो R घटेगा। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, फील करना, रटना नहीं अपने को। तो यहां से समझ में आया जो प्रतिरोध होता है वो विभवांतर और धारा पर डिपेंड करता ही नहीं है, धारा विभवांतर पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बार बार आपके लिए पूछा जाता है। तो यहां तक समझ में आना चाहिए। तो बताओ क्या बोल रहा है सर, जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ कब अप्लाई होता है, नियत तापमान पर। तापमान के समझ चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वहां से फॉर्मूला आया V बराबर I R। अरे आप 10th क्लासेस को पढ़ चुके हो, पर अपन थोड़ा सा लेवल से पढ़ाने वाले हैं, क्लियर बात है तक। तो V बराबर I R आया। जो R होता है वो सिर्फ फॉर्मूला से तो वोल्टेज और धारा पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो सर डिपेंड किस पर कर रहा है, तो पढ़ो भैया, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। इधर की साइड बच्चे कमेंट मत करना इधर की साइड क्यों नहीं लिखा, इधर की साइड में क्या थोड़ा फ्लैश आ रहा है, इस वजह से आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इधर की साइड में थोड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। आप पढ़ने पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान मत दो। सर इधर से क्यों नहीं लिखा रहे आप, ये लेफ्ट वाला जगह क्यों छोड़ दिया, क्या रीजन है, क्या रीजन है, फ्लैश आ रहा, थोड़ा सामने से लाइट आ रही है, इस वजह से अपन यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध की निर्भरता। तो सर प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, अपन वायर मान लेते हैं कोई। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्षेत्रफल A, लंबाई कितनी दे रखी है L, कितनी दे रखी है L। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। कैसा होता है, लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध का मतलब समझते हो क्या होता है, रुकावट। क्या होती है, रुकावट। कि किसी वायर में से कितना करंट आ सकता है, कितना करंट नहीं आ सकता, वो कौन डिपेंड करेगा, प्रतिरोध डिपेंड करेगा। कौन करेगा, प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट का मान कम होने वाला है, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट का मान, अरे रुकावट ज्यादा होगी तो प्रतिरोध का मान कम होने वाला है। कैसे, मान लो कोई नदी बह रही है, नदी में पानी है, वो विद्युत धारा मान लिया, उसमें अपन क्या लगाते हैं, पुल बना दें, एक नीचे से पुल बना दें, उसको रोक दें, उसको क्या कहते हैं, रोक दें। तो रुकावट अगर अपन ज्यादा करेंगे, देखा होगा ना जैसे बंद होते हैं, बांध होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें से पानी को फ्लो छोड़ा जाता है। तो जो बांध है ना, वो बांध पानी को छोड़ते हैं, जो पानी को छोड़ते हैं वो क्या है, रुकावट है। इसी प्रकार से प्रतिरोध भी क्या होता है, रुकावट होता है कि कितना धारा इसमें से जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती, वो डिपेंड करेगा किस पर, प्रतिरोध पर। इस तार का प्रतिरोध कितना है, इस तार का प्रतिरोध कितना नहीं है, क्लियर बात है। तो लंबाई डिपेंड कर रही है किस पर, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान समानुपाती लंबाई के। इसका मतलब क्या है कि लंबाई ज्यादा होगी तो रुकावट बोले तो ज्यादा होने वाली है, और लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम, मतलब रुकावट कम होने वाली है। तो देखा होगा आपने, एक छोटा सा वायर है ये, ठीक है, इस छोटे से वायर में क्या होगा, रुकावट कम होने वाली, ज्यादा होने वाली, कम होने वाली है। क्यों होने वाली, और एक वायर और ले लेते हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। एक तो एक छोटा सा वायर है, और एक यहां से लेकर मैं दिल्ली तक, जयपुर से दिल्ली तक एक वायर ले लेता हूं, और एक ये वायर ले लेता हूं। सोच के बताओ, जयपुर से दिल्ली वाले और इस वायर, इस मार्कर वाले वायर में रुकावट, टूटने की क्षमता, रुकावट किस में ज्यादा आएगी बताओ, लंबे वाले में, जयपुर से दिल्ली वाले में, यस या नो, यस सर। तो याद रखना, जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसमें रुकावट की संभावना भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो रुकावट जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। इसी प्रकार से दूसरा,
जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वायर का जो क्षेत्रफल होगा छोटा होगा, इस वायर का जो क्षेत्रफल है ये वाला क्षेत्रफल जो कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होने वाला है। कैसे कम होने वाला है इसका एग्जांपल से समझते हैं अच्छे तरीके से। मान लेते हैं गेट है आपके घर में, सब में गेट लगा होगा, और उस गेट को पहले बंद कर दो। प्रतिरोध कितना? प्रतिरोध कितना? ज्यादा, क्योंकि रुकावट जीरो। गेट लगा दिया, कोई निकल नहीं रहा है, अपन पार्टिकल्स ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं निकल पा रहे। अब मैंने गेट को खोला, थोड़ा सा खोला, प्रतिरोध कम हुआ, फिर मैं पूरा खोल दूं तो क्षेत्रफल को बढ़ाया, उसमें से आसानी से निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। यस सर। तो प्रतिरोध क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होने वाला है। तो क्षेत्रफल को कम मतलब गेट को पूरा लगाया तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, गेट को पूरा खोल दिया तो प्रतिरोध कम हो गया। तो ये चीज बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात, प्रतिरोध होता है उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, उसकी प्रतिरोधकता पर। ठीक है, वो आगे करने वाले हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो तो क्या आएगा? R समानुपाती L अपॉन ए। क्या आएगा? R समानुपाती L अपॉन ए। और समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को क्या बोलते हैं? R इक्वल टू रो L अपॉन ए। क्या बोलते हैं? R इक्वल टू समानुपाती चिन्ह हटाया, क्या आया? रो आया, और L अपॉन ए। इस रो को बोला जाता है क्या? प्रतिरोधकता। क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता। क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता होता है पदार्थ की प्रकृति, एक तरह से पदार्थ किस टाइप का है, पदार्थ है वो किस टाइप का है, वही होती प्रतिरोधकता। मान लो कॉपर का है, चांदी का है, किसका है, वो किस पर डिपेंड करता है? प्रतिरोधकता पर डिपेंड करता है। यहां से आप प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर के लिए। तो रो बराबर क्या आएगा बोलो? आर ए अपॉन एल। क्या आएगा? आर ए अपॉन एल। इसका मात्रक को निकालो फटाफट से। तो मात्रक क्या होगा बोलो? आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर का क्या बचा? ओम इंटू मीटर। क्या बचा? ओम इंटू मीटर। और इसकी आपको बिमा कमेंट करके बताने की बिमा कितनी होती है। तो प्रतिरोधक समझ में आया। तो प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी पदार्थ की प्रकृति, किसी पदार्थ की प्रकृति। और फॉर्मूला आया आर इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्या आया? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यहां तक आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सर बात तो सही है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर करता है, वोल्टेज जो धारा पर डिपेंड नहीं करता। तो प्रतिरोधकता आ गई आर ए बटे एल। मात्रक निकाल लिया, आप कमेंट करके मुझे बता दोगे। तो सर जो प्रतिरोधकता होती है, कौन प्रतिरोधकता होती है, वो किस प्रकार से डिपेंड कर रही है और किस किस पर डिपेंड और कर सकती है, ये अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्रतिरोधकता की निर्भर, प्रतिरोधकता भी तो किस किस पर निर्भर करेगा? जैसे प्रतिरोध निर्भर करता है उसी प्रकार से प्रतिरोधकता भी तो निर्भर करने वाली है। तो अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं कि प्रतिरोधकता भी किस किस पर निर्भर करती है। तो उसके लिए समझते हैं किस प्रकार से। तो आपने पढ़ा होगा अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत धारा में जो संबंध पढ़ा था वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा सर, आपने पढ़ा तो था। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? किसी का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, समझना, फील करना। तब पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता की निर्भरता। तो बताओ, अपन ने आपने संबंध पढ़ा होगा जो अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध होता है वो किस प्रकार से था? I बराबर एन ए ई बी ऑफ डी। ये समीकरण पढ़ा होगा आपने, I बराबर एन ए ई बी डी। सही बात है। यहाँ पर I क्या था? विद्युत धारा, N क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, A क्या था? क्षेत्रफल था, E क्या था? इलेक्ट्रॉन का आवेश था, VD क्या था? अपवाह वेग था। अब बताओ VD का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके, तो VD बराबर क्या था? E टो बटे M। क्या था? ई टो बटे एन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बीडी का मान यहाँ पर रख रहा हूँ, समझना पूरा। एक बार देखना क्या कर रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप। लास्ट में अपन कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बीडी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। क्या आएगा बोलो? आई बराबर क्या बच रहा है? एन बच रहा है, ए बच रहा है, ई बच रहा है। एन ई बच रहा है। बीडी के लिए क्या रखा मैंने? ई टो बटे एम। यस सर, सही बात है। सॉल्व करो इसको। आई बराबर क्या बचेगा बोलो? एन ए ई कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर, साथ में ई बच रहा है, साथ में टो बच रहा है, और बच्चे एम बच रहा है। क्लियर बात है। ई को मैं सेपरेट कर रहा हूं। तो आई बराबर क्या बचेगा बताओ? एन ए ई स्क्वायर टो बटे एम इंटू ई। और ई क्या है यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र। ई क्या है यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र। समझना पूरी बात को, फील करो एक बार। ई क्या है यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का संबंध आप पढ़ चुके हो, क्या होता है? ई बराबर माइनस के डीवी बाई डी आर। ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले आप
सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ से क्या आएगा बोलो, E इक्वल टू डीवी को मैं V बोल दूं, और R कितना है, कोई वायर की बात कर रहा है, R कितना है, कोई वायर की बात कर रहा है, कितना माना था अपन, L माना था, क्या आएगा V बटे L, क्या आएगा V बटे L। माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, माइनस चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, ऑलरेडी पढ़ चुके आप, ठीक है। तो E बराबर क्या है, V बटे L। E का मान मैं वहां से रख दूं तो यहाँ पर क्या आने वाला है बताओ आप, I इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टॉ बटे एम इनटू क्या आया बताओ, की जगह V बटे L, E की जगह क्या लिख दिया मैंने, V बटे L लिख दिया। सर बात तो यहां तक सही है, बात तो यहां तक सही है। इसको देखो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, I इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टॉ बटे एम इंटू एल, एम इंटू एल, इंटू में क्या है, इंटू में क्या है V, ये तो बात है। अरे हाँ या ना सर, यही बात है, I बराबर इतना आया। इसको देखो आप समीकरण नंबर इसको मैं दे देता हूं 1, और आप देखो V बराबर क्या था, एक फॉर्मूला I इंटू आर था, क्या था, I इंटू आर था। तो देखो ये इसी प्रकार से तो है, यहाँ पर V कर लेते, V की टर्म में लिया इसको, तो V की टर्म में ला इसको क्या आएगा, तो V इक्वल टू लाना तो ये हो जाएगा इधर I इंटू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टॉ, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो इस समीकरण को अपने रीअरेंज किया, देखो V को इधर तो एम एल इधर चला जाएगा, एम एल इधर चला गया ऊपर, नीचे ये नीचे आ जाएगा, और I है। तो देखो V है, V है, I है, I है, R है, R है। तो इसका मतलब क्या है, तो R किसके इक्वल आने वाला है बोलो, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टॉ। R किसके इक्वल आया बोलो, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टॉ। अरे क्या क्या कुछ नहीं किया अपन, अपवाह वेग और विद्युत धारा संबंध पता है, जैसे बीडी का मान अपन ऑलरेडी रख चुके हैं, तो बीडी रखा तो ये आया। अब अपन E को रखते हैं, तो E का फॉर्मूला होता है V बटे L होता है, अपन वो पुट किया। तो अपन किसके रूप में लाना है, मान लेते हैं किसके रूप में लाना है, V बराबर IR के रूप में लाना है। तो V बराबर IR, V बराबर IR, यहाँ से R के इक्वल में क्या आया, जब ये V है तो ये भी है, I है तो I, तो R किसके इक्वल होने वाला, R किसके इक्वल होने वाला, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ के इक्वल होने वाला। क्लियर बात है। अभी अपने पढ़ा था, अभी अपन ने क्या पढ़ा था पता है आपको, R बराबर रो एल अपॉन ए, क्या पढ़ा था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं इसको। तो बताओ R इक्वल टू क्या होगा, M इंटू एल अपॉन ए, और साथ में क्या है एन ई स्क्वायर टॉ, साथ में क्या है एन ई स्क्वायर टॉ। R इक्वल टू एम एन ए ई स्क्वायर, एन ए स्क्वायर टॉ, एल लिख दिया, एल लिख दिया, एल लिख दिया। अब देखो यहां से यहाँ R है, यहाँ R है, ऊपर एल अपॉन ए है, ऊपर एल अपॉन है, मतलब रो की वैल्यू क्या आ रही है बोलो, रो की वैल्यू आ रही है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, क्या आ रही है, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ये आपका फाइनल कंक्लूजन आया। तो यहां से देखो जो प्रतिरोधकता है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, पार्टिकल के मास पर, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड करने वाली है। यस सर, अगर मास इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। क्लियर बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कि उस कंडक्टर में से, उस तार में से कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करने वाली है, उसके चार्ज पर भी डिपेंड करने वाली है, और विश्रांति काल टॉ पर भी डिपेंड करने वाली है। टॉ बढ़ाएंगे तो रो कम होगा, टॉ बढ़ाएंगे तो रो कम होगा, रो कम होगा तो आर भी क्या होगी, कम होगी, आर भी क्या होगी, कम होगी। टॉ बढ़ाए मतलब टाइम पीरियड ज्यादा कर दिया। अब टाइम पीरियड ज्यादा करेंगे तो यार बताओ आर तो कम होने वाला ही है। कोई आसानी से चल रहा है और एक तेजी से चल रहा है, आसानी से चल रहा है उसका प्रतिरोध तो ज्यादा होने वाला ही है, अरे वो आसानी से चल रहा है वो ज्यादा होने वाला है। इसी प्रकार से ये सिस्टम होने वाला है। क्लियर बात है। तो पूछ लेता है यहाँ से कि जो प्रतिरोधकता होती है किस पर डिपेंड करती है, टॉ पर डिपेंड करती है, ई पर डिपेंड करती है, एन पर डिपेंड करती है और मास पर डिपेंड करती है। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।